अशोक चौहान का बयान बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक रहा है और उन्होंने सबसे पहले तो अपना पल्ला झाड़ने की एक नाकाम कोशिश भी की और कहा कि ये जो फैसला है वो कैबिनेट ने लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन है कैबिनेट? आप खुद है ना। और उद्धव ठाकरे ने खुद शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उस कैबिनेट के अंदर अगर ठाकरे छोड़े तो 2 ही शिवसेना के मंत्री थे और बाकी तो पूरे दर्जन भर मंत्री जो थे वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे और इन्होंने उसको चूचा किए बिना उसको पास किया। इसके लिए तो उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया इनका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक चौहान ने जो बयान दिया है वो उनकी कम इल्मी को दिखाता है और उनका उसमें कसूर कम। और उन्होंने जो तालीम और इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ी है, वो आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है। इसलिए आरएसएस की शाखा में जो इतिहास पढ़ा है वो पेशवाओं का और ब्राह्मणवादियों के वाहवा करने वाले रहेगा। इसलिए अशोक चौहान को चाहिए कि वो बहुजनवादी इतिहास पढ़े। एक बहुत बड़े लेखक आह साळुंखे जी हैं जिन्होंने उस पूरे झूठी तारीख के ऊपर से नफरत की तारीख को पर्दा फाड़ते हुए हकीकी तारीख को सामने लाया है। उसी तरह से श्रीमंत कोकाटे हैं, पानसरे जी का इतिहास पढ़े, गोविंद पानसरे जी ने सच्चाई सामने लाई है। मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड ने कई संशोधन करके हकीकी इतिहास को सामने लाया है। लेकिन अशोक चौहान वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आरएसएस के चड्डी वाली सोच को ही आगे लेके जाते हैं। इसलिए उन्होंने आरएसएस की शाखाओं के इतिहास को रखा है। और जहां तक रही बात कि उस दौर के निजाम क्या था, उस दौर को समझने की जरूरत है। औरंगजेब आलमगीर उस वक्त में पूरे मुल्क के राजा थे और उस वक्त में छत्रपति संभाजी महाराज एक मामले में राजद्रोह का उन पे आरोप था और वो उनको पकड़ के देने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के देने का काम जो था वो छत्रपति संभाजी महाराज के सगे साले ने पकड़ के दिया है। यानी वो कोई मुसलमान था क्या? सगा साला बिखते ही नहीं, वो तो उन्हीं के जाति से, उन्हीं के बिरादरी से, उन्हीं के खानदान खून का था और उसने अपने मफाद के लिए इनको पकड़वा कर दिया। यानी ये गद्दारी जो हुई है पकड़वा के देने की, ये गद्दारी वो दौर हो, ये आज के तख्ता पलट का हम देख सकते हैं बंडोखोरी के नाम पे जो गद्दारी की गई है। तो ये गद्दारी किसने की है इसको भी हमने साफ तौर से समझने की जरूरत है। अशोक चौहान को पूछना चाहिए कि ये सिलसिला कहां से आया है, आप उसको हिंदू मुसलमान की तारीख में क्यों बांट रहे हो? और औरंगजेब के दौर में उनको अरेस्ट जरूर किया लेकिन जो सूबा संभालते थे वो पेशवा थे और उनको जो सजा दी गई थी छत्रपति संभाजी महाराज को, वो इस मुल्क के अंदर जितने मुगलों ने राज किया किसी भी जुर्म के किसी भी मुजरिम को भी इतनी दर्दनाक मौत की सजा नहीं दी गई है। उनकी सजा रहती थी वो सर छाट देते थे या उसको फांसी देते थे या कोई ऐसी सजा देते थे अगर मृत्युदंड भी दिए तो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को मनुस्मृति के अंदर जो सजाएं लिखी हुई है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज आला दर्जे के तालीम याफ्ता थे, 7 भाषाएं 7 जुबानें उनको आती थी और संस्कृत सिवाय ब्राह्मणों के कोई सीख नहीं सकता। ये कानून उन्होंने तोड़ा, उन्होंने इल्म लिया, उन्होंने सत्ता ली, एक शूद्र रहते हुए उन्होंने राज सत्ता के ऊपर अपना दावा ठोका, पेशों को हटाने की कोशिश की। ये सारे उनके ऊपर जुर्म लगा के पेशवाओं के जरिए पेशवाओं ने यानी औरंगजेब आलमगीर के सिपाहियों की आड़ में पेशवाओं ने उनको सजाएं दी, इतनी दर्दनाक सजाएं दी कि तकरीबन 17-18 उनके जिस्म के टुकड़े कर फेंक दिए गए थे। इस तरीके की जो दर्दनाक उनको सजा दी गई थी वो आज तक कोई मुगल बादशाह ने दिया नहीं है। तो फिर ये औरंगजेब के आड़ में केवल पेशवाओं की करतूतें हैं, ये ब्राह्मण्यवादियों की करतूतें हैं। और इस बात को साफ तौर पे ये बड़े बड़े लेखक जिनके हमने नाम लिए इन्होंने ये तारीख सामने लाई है। अशोक चौहान को पढ़ना चाहिए क्योंकि औरंगजेब आलमगीर का ये था कि उन्होंने आखिरी तक, अपने मौत के आखिरी घड़ी तक सरकारी तिजोरी का 1 रुपया नहीं लिया, अपनी जाती जिंदगी को टोपियां सीखे कुरान लिखकर किया। लेकिन बात क्या है कि मैं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से औरंगजेब के बारे में अगर वो कुछ गलत बात करते हैं तो इसलिए उनको मैं बहुत बड़े दोषी हूं, इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं ना सच्ची तारीख। उनकी औरंगजेब की जाती जिंदगी क्या रही है इसको लेकर इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये तारीख सामने ही नहीं आई है। और ये तारीख जो फारसी में उर्दू में है वो लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए उनकी जाती जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सामने लाने की जरूरत है। अभी हमारे 1-2 सरफराज अहमद पुरानी तारीख को फारसी उर्दू को मराठी में लाने का काम कर रहे हैं। तो कई हमारे मराठी भाइयों को टीपू सुल्तान की तारीख उनके जरिए मालूम पड़ी है। उनसे मुझे तवक्को है कि ऐसे लोग सामने आए और वो औरंगजेब की भी जाती जिंदगी को सामने लाए ताकि लोगों को उसकी अहमियत का पता चले। कांग्रेस राष्ट्रवादी के एक मुद्दे पे आखिर में बात करनी है। इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इकट्ठे आए हैं, हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 22 नुक्ते 22 पॉइंट थे।
जिसमें औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का मुद्दा नहीं था। और ये खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने 3 महीने पहले औरंगाबाद में प्रेस में कहा था कि हमारा वो मुद्दा एजेंडा पे नहीं है, वो शिवसेना का एजेंडा है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। फिर ये 23वां मुद्दा कैसे सामने आ गया, और आ गया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दम पर ये अपोज कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं है। तो मुझे आवाम को ये कहना है, ये इनकी चड्डी का आप खुद खुलकर दिखा रहे हैं, उनको आपकी परवाह नहीं है। उनको मालूम है कि आप लोगों की कितनी भी जमीर को और किसको भी अगर घायल भी कर देंगे तो आप लोगों की पसमानदगी और गरीबी का फायदा उठा के वो 500 की जगह 1000 रुपए वोट को देंगे, और पैसा फेंक के जिनका वोट मिलता है उनके वखार को कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। लेकिन उनको पता नहीं है कि अवाम ये हर दौर में अपने जमीर और अपने वखार की खातिर भूखी तड़पती मर गई, लेकिन अपने जमीर और वखार के साथ जीना पसंद करने वाली कौम को छेड़ने का काम उन्होंने किया। इंशाल्लाह इसके नतीजे आगे बहुत बुरे होंगे। देखिए, जितने लोगों को अपने कौम के मिली फिक्र का हिस्सा वो अपने आप को मानते हैं, वो लोग फौरन उन्होंने अपने आप ही अपने जमीर की बात सुनकर बाहर आना चाहिए था। लेकिन जहां तक मेरा इल्म है, इस्तीफा जो दिया गया है उन चंद लोगों ने दिया है जिनके पास में ओहदे थे, उन्होंने इस्तीफा अपने ओहदों का दिया है, पार्टी का नहीं दिया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका एजेंडा जो है, हाँ, जो कौम मिली फिक्र से गए हैं वो पार्टी और ओहदा दोनों छोड़ चुके हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उनसे भी तवक्को करता हूँ कि आप इतना आसानी से छोड़ क्यों रहे हो? आप ही की कोशिश से तो इनको झोली भर भर के वोट मिले ना। तो आप पहले उनके से सवाल पूछो, उनके कपड़े फाड़ो, और जितनी इज्जत आपने उनको बख्शी है पहले उसको उतारो, उनके घर पे जाके उनको सवाल पूछो और उनको एक्सपोज करो। आप आसानी से इस्तीफा देके बाजू होकर उनके राहत का ही काम कर रहे हैं। इसलिए आप पहले उनके खिलाफ में उनके घरों पे मोर्चे निकालो और उन लोगों से सवाल पूछो। और जो लोगों ने सिर्फ ओहदों का इस्तीफा दिया है वो कौम को गुमराह करना चाहते हैं, और चंद दिनों के बाद में जब उनको लगेगा कि भाई ये अवाम जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी फिल्म की आमिर खान है और बहुत जल्द भूल जाती है, तो भूलने का इंतजार करेंगे और फिर से ओहदे ले लेंगे। अगर जिन लोगों में वाकई में जमीर रहता है जिंदा, वो लोग जैसे औरंगाबाद के जावेद कुरैशी साहब ने नगर सेवक पद, ओहदा, पार्टी के पद और उसकी प्राइमरी मेंबरशिप को लात मारकर छोड़ दिया था, और फिर बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में फिर आवाम ने उनको चुनकर दिया था। और उतना जोर मनगट के अंदर रहना, उतना पुख्ता ईमान का रहना, ये मुझे लगता है कि इसकी बहुत कमी है। और नांदेड़ जो है वो तो हम पहले से कहते हैं नगर के सेवक कोई नहीं है, ये सब गुत्तेदार है, ये कारोबार के तिजारत के तौर पे वहां गए हुए हैं। लेकिन कौम जो है वो उनको एक हायत मानती है, नेता मानती है। लेकिन 90% कांग्रेस राष्ट्रवादी के अंदर के जो लोग होते हैं वो ज़हनी गुलाम होते हैं और कारोबार के लिए जाते हैं। और कौम और मिल्लत के, आप देखिए, मुझे बताइए, पिछले साल हमने इनको दंगा किया था, गली बस्तियों की हालत बताई थी, तब ये बड़े बोल रहे थे कि बेशरम का जाल लगा दिए, इनको भोंकने दो, 6 महीने में बताएंगे। काहे के 6 महीने? पहले 6 साल 12 साल से किए नहीं, अब क्या 6 महीने में करने वाले थे? पिछले साल जो घरों में पानी गया, आज भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हमने ये बात 3 बार 4 बार हमने कमिश्नर को मिलकर कही, कलेक्टर को मिलकर कही, कलेक्टर को मिलकर मैंने मुंह पे कहा, अपनी इमारत को तो सजा संवार रहे हो आप। हाँ, कलेक्टर ऑफिस को आला दर्जे का मंत्रालय बना दिया, और ये आवाम जो मालक है यहाँ के, आप गुलाम हो। कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या अशोक चौहान हो, या कोई मंत्री हो, या कोई आमदार हो, ये गुलाम है, सेवक है ये। और इनके ऑफिस से, इनकी बिल्डिंग, इनकी इमारत आलीशान बन रही है। और जो इस मुल्क की मालक है, जो इस शहर के आवाम मालक है, जो वोट दे के आपको चुनाती है, उनकी बदहालियों को देखो। आज भी वो भूखे लगे, कल ईद आई है, घरों में पानी घुसा हुआ है। और इन लोगों के ऊपर असली बेशरम जो है ये प्रतिनिधि है, जो इतनी सब बेशर्मी के बावजूद भी मुस्कुरा के निकल लेते हैं, और जब आवाम दरवाजे पे आती है तो डांट डपट कर हकाल देते हैं। इनकी दहशत को आवाम इंशाल्लाह पुरजोर तरीके से जवाब देगी, और इसका भी सबक जो है वो सिखाएगी। इन लोगों को औरंगजेब रहमतुल्लाह का नाम बदलने से वो फर्क नहीं पड़ता। इनको बोलेंगे तो नौज़बिल्लाह ये अपने वालिद का भी नाम बदल देंगे अगर वो एक इशारा कर देंगे तो। इतने तो गुलामी है, ये ज़हनी गुलामी भरी हुई है। तो इनको अपने वालिद के नाम की परवाह नहीं है, वालिद से ज्यादा दर्जा तो वो अपने लीडरान को देते हैं। इन लोगों से कोई तवक्को नहीं है कि ये अपने कौम और मिल्लत की खातिर, अपने तारीख की खातिर, अपने तहजीब की खातिर उठ के खड़े होने का मनगट का जोर और पुख्ते ईमान की इन लोगों में कमी है। और ऐसे जाहिल, गंवार, बुज़दिल लोगों को मैं कायद नहीं मानता, इसीलिए उनके मुखालिफ कल भी था, आज भी और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक रहूंगा। शुक्रिया।